प्रिय विद्यार्थियों, आज एक और अपठित पद्यांश को हल करके देखते हैं। लेकिन पहले कल वाला जो पद्यांश बताए थे दो, उनके कुछ शब्दों को देख लेते हैं, क्योंकि इनके बीच में भी छोटे छोटे प्रश्न बना देता है व्याकरण से संबंधित। ठीक है, तो देखें, यहाँ एक शब्द आया था उचटती। इसका मतलब होता है उदासीन या विरक्त। उदासीन या विरक्त, जिसका कहीं मन ना लगे, इस तरह से ना विरक्ति आना। निगाहें तो नजरें होता ही है, ठीक है। फिर क्षत विशत, ये होता है घायल होना, घायल, ठीक है। पीठ सहलाना, ये मुहावरा है। कई बार पूछ सकता है कि पद्यांश में किस मुहावरे का प्रयोग हुआ है, तो पीठ सहलाना मुहावरा है, ठीक है। इसका अर्थ होता है सांत्वना देना, सांत्वना। सांत्वना देना मतलब दिलासा देना या ढाढ़स बंधाना, बोलते हैं ना, कोई दुखी होता है तो उसको सांत्वना देना, ठीक है। और वो पूछ सकता है, जैसे इसमें समास भी पूछ सकता है। क्षत विशत में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास वहां होता है जहां दो विपरीत अर्थ वाले शब्द योजक चिन्ह से जुड़े रहें, बीच में और आए, दोनों पद प्रधान हो। तो ये मैंने समास में अच्छी तरह समझाया हुआ है। समास भी प्ले लिस्ट में जाकर समास का वीडियो देख सकते हैं। मैंने हजारों वीडियो बना रखे हैं, मतलब 1000 से ऊपर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। सरल शब्दों में समास समझाया हुआ है, ठीक है। पद प्रधान क्या है, ये शायद कोई कमी बताता होगा, लेकिन इसी पर समास टिके होते हैं। पद प्रधान, उसी पर समास टिके होते हैं, और वही मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। तो समास वाला वीडियो जरूर आप देखें, बहुत लाभ रहेगा, कंपटीशन में भी काम आएगा। और देखें, चिन्ह मतलब मार्क, तो मार्कड, कई बार बोलते हैं ना मार्कड कॉपी, है ना, मार्कड। और देखो कराहों, कराहों का मतलब होता है जैसे दर्द भरी जो आवाजें होती है ना, दर्द भरी आवाजें, ठीक है, उनको कराहें कहते हैं, ठीक है। करा उठना जैसे दर्द के मारे, ठीक है, ओहो, इस तरह से बोलते हैं ना। और देखो, एक शब्द और है कातरता। इसका अर्थ होता है अधीरता या बेचैनी, अधीरता या बेचैनी। अभी मुझे याद आ गया, एक बच्चे ने पूछा कि सर, बेचैन ये सही है या ये सही है, दो मात्राएं किस पर आती है। वो चक्कर में पड़ गया कि दो मात्रा बे पर आती है या च पर आती है, तो पूछने लगा। तो यहाँ देखो आप, ये नहीं होता, ये उपसर्ग होता है बे, उर्दू का उपसर्ग है बे। जैसे बेसहारा, बे मतलब, बेहया, बेवजह, बे मतलब, है ना। तो चैन होता है आराम, चैन की सांस लेने दे मुझे, है ना। तो फिर ये बे ये होगा, ठीक है। दो मात्रा ये यहाँ नहीं आएगी, चैन पर दो मात्रा आती है। अगर चैन पर एक मात्रा मान लेंगे तो ये तो चैन जंजीर हो गया, नहीं समझे क्या, जंजीर चैन, समझ गए। चलो आगे देखो, फिर है खींचना। खींच होता है ना, खींच तो जानते हो आप। खींच का क्या अर्थ होता है, जैसे मतलब कोप में आना, क्रोध में आना, है ना, या ताव में आना, झंझट में, है ना। अंग्रेजी में बोलते हैं इरिटेशन, है ना, IRRITATION। अंग्रेजी मुझे वैसे कम ही आती है। चिढ़ना, चिढ़ना समझ गए ना, कुढ़ना, झुंझलाना, ये होता है खीज। खीज मतलब झुंझलाना, झुंझलाना, ठीक है। फिर है प्यार के सितार। ये भी मतलब लाक्षणिक शब्दावली है, कहते हैं ना लक्षणा शब्द शक्ति, है ना। प्यार के सितार, तो मतलब प्यार का व्यवहार करने से मतलब है, प्यार का व्यवहार, ठीक है। अब एक और पद जो कल बताया था, उसके भी कुछ शब्द हैं, उस पर भी छोटे प्रश्न बन सकते हैं, तो उसको भी देख लो। ये मैंने कल करवाया था, कल के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, देख लेना। तो इसके कुछ शब्द देख लो, जैसे बंद होता है भाई, है ना, भाई बंधु बोलते हैं ना अपने। फिर एक शब्द है सांप्रदायिकता, तो इसमें मूल शब्द पूछ सकता है वो, छोटा प्रश्न, है ना। तो मूल शब्द है संप्रदाय, ठीक है। अब इसमें प्रत्यय दो है, एक तो इक प्रत्यय है,
और एक ता प्रत्यय, दो प्रत्यय जुड़े हुए हैं, सांप्रदायिकता, ठीक है। फिर है ऐक्य, ऐक्य एकता को कहते हैं। ये दोनों शब्दों की वैसे ही पूछ सकता है, ये दोनों शब्द क्या है ना, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण उनमें से, या विकारी या विकारी ना, तो ये दोनों भाववाचक संज्ञा है, याद रखना क्या है, भाववाचक है संज्ञा, संज्ञा शब्द है, ठीक है। ये भी छोटे प्रश्न बना सकते हैं, आजकल अवैध शब्द में ही प्रश्न बना रहे हैं, पहले तो बड़े बड़े उत्तर आते थे ऐसे, कल बताया था ना मैंने, लेकिन आजकल अवैध शब्द में ही उत्तर पूछ रहे हैं वो, ठीक है। तो बच्चों को थोड़ी और सुविधा हो जाती है, लेकिन इनमें सुविधा थी मेरे हिसाब से तो, क्योंकि कुछ ना कुछ तोड़ जोड़ कर लिखेगा, लेकिन ये तो सटीकली प्रश्न होते हैं अवैध शब्द वाले, तो इसमें तो गलत हो गया तो हो गया। तो वैसे मुश्किल भी है छांटना, ये उनके से ही होगा जिनकी व्याकरण पार्ट बढ़िया है। तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि एक उम्र होती है जो रटने के काम आती है, एक उम्र होती है जो व्याख्या करके समझाने का। अब हमें ना, हम इतनी उम्र में आ गए, इतने अनुभव हो गया कि हम किसी भी पद की भावार्थ, उसका भावार्थ समझा देंगे, व्याख्या कर देंगे, लेकिन कोई हमें कहे ये 2 पेज रटो, तो हम तो नहीं रट सकते। हाँ, छोटे बच्चों को दे दो, भाषण लिख के दे दो कि तुझे 15 अगस्त या 26 जनवरी पे बोलना है, ले, तो 2 पेज वो रट के आ जाएगा। तो उम्र होती है, तो अब आपकी रटने की उम्र है, तो आप ऐसा करें, व्याकरण के आधे टॉपिक रटने वाले होते हैं वो रट लिया करो, जैसे पर्यायवाची रट के छोड़ लो, ठीक है ना। धरा, धरती, भूमि, पृथ्वी, अचला, भू, वसुधा, वसुंधरा, ये मेरे पहले के रटे हुए हैं, ठीक है ना। आकाश, अंतरिक्ष, गगन, व्योम, अंबर, शून्य, फलक, ये रटे हुए हैं पहले के, तो आप रट के रख लो, ये कमाई है आपकी, कमाई करके छोड़ लो, ठीक है। और एक आप लोकोक्ति रट लो, एक मुहावरे रट लो, 9 2 11 होना भाग जाना, 9 2 11 लिखते के साथ ही और भाग जाना निकलना चाहिए मुंह से, समझ गए क्या। तो सोचना नहीं होता इसमें। एक विलोम शब्द रट दो, ठीक है, नास्तिक, आस्तिक, ऐसे बार बार बोलो, रटे जाएंगे, ये बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। चलो अब और देखो, एक शब्द ये रहा अविवेकता, तो इसमें मूल शब्द विवेक है, ए उपसर्ग है, ता प्रत्यय है, ठीक है। और इसके बारे में पूछ सकता है भिन्न, मूल शब्द है, वी उपसर्ग है, ता प्रत्यय है, ठीक है। खिन्नता का अर्थ पूछ सकता है, तो खिन्नता मतलब उदास होना, ठीक है। और एक अलौकिक, तो इसमें मूल शब्द लोक है, लोक है, इक जुड़ता है ना, इक, तो ये लो नहीं होता, लव हो जाता है, और अलौकिक, ठीक है। ए उपसर्ग है, इक प्रत्यय है, लोक मूल शब्द है, यूं पूछ सकता है, ठीक है। एक इसमें मुहावरा है, एक और एक है 11 होना, मतलब एकता में ताकत होना। अब चलते हैं आज के पद पर, ठीक है। पथ बंद है पीछे अचल पीठ पर धक्का प्रबल, प्रबल मतलब तेज, तेज धक्का, बल के साथ, बल होता है ताकत है, ठीक है ना, प्रबल, तो प्र उपसर्ग है इसमें, ये साथ साथ ही बताता चलता हूं, ठीक है। अचल, न चलने वाला, ठीक है। वैसे अचल पर्वत के पर्यायवाची में काम आ जाता है आपके, ए अचल जो चले नहीं, पहाड़ कभी चलते नहीं है। और ला लगा देंगे अचला, तो पृथ्वी का आ जाता है। ये बेटा रटे बिना पार नहीं पड़ेगी, ये कुछ चीजें रट के तैयार रखो, क्योंकि बाद में बड़े हो जाओगे ना कंपटीशन में, तो समझने वाली बुद्धि आ जाएगी, फिर आप समझोगे, रटने वाली नहीं आएगी, फिर शब्द भूल जाओगे। तो ये लाभ उठाओ इस उम्र का, जो जा रही है उस उम्र को, खाली मत जाने दो, ठीक है। हर चीज को से कुछ ना कुछ लेकर रखो। दोबारा पढ़ रहा हूं मैं, पथ बंद है पीछे अचल पीठ पर धक्का प्रबल, मत सोच बढ़ चल तू अभय, ए भय बिना भय के, निर्भय होकर के, ले बाहों में उत्साह बल। जीवन समर में, यानी जीवन रूपी युद्ध में, समर युद्ध होता है, शब्दार्थ भी पूछ सकता है वो, ठीक है। जीवन समर में सैनिकों संभव असंभव करो, मैंने कहा था ना सरलार्थ इसका जानने के लिए, जो पद्य की पंक्ति है उसको गद्य के रूप में पढ़ो, मतलब ये है कि मुंह से तो पद्य की तरह पढ़ते रहो, लेकिन मन मन में गद्य की तरह सोचो, गद्य की पंक्तियां बना लो। कैसे, जीवन समर में सैनिकों संभव असंभव करो, यानी आप असंभव को संभव करते हुए आगे बढ़ो, यूं कह रहे हो। दोबारा देखो, संभव असंभव करो, यूं पढ़ोगे तो पार नहीं पड़ेगी, आप यूं पढ़ो इसको, असंभव को संभव करो, यूं, ठीक है ना। क्योंकि जो कविताएं होती है ना, उनमें पद आगे पीछे कर देते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उनको लय बनानी होती है, तुक मिलाना होता है, इसलिए। तो आप उसको वापस तुक को हटाओ, उस लय को तोड़ो, वापस शब्दों को सही व्यवस्थित कर लो, तो फिर वो गद्य की तरह व्यवहार करेंगे, और गद्य की पंक्तियां पद्य की बजाय जल्दी समझ में आती है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। पथ पथ निमंत्रण दे रहा आगे कदम, आगे कदम, कि प्रत्येक पथ, पथ पथ यानी प्रत्येक पथ, इसमें अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास। और जो अव्ययी भाव समास होते हैं ना, उनका जो विग्रह होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि प्रत्येक शब्द का थोड़ा अलग ही निकलता है।
यूं तो है नहीं कि द्वंद समाज की तरह प्रत्येक में और लगा देंगे, है ना, लेकिन यहाँ तो अलग अलग करना पड़ता है। जैसे पथ पथ है तो प्रत्येक पथ, यूं इसका विग्रह हो जाएगा। ध्यान में आई बात है, ठीक है। तो प्रत्येक पथ आपको ये निमंत्रण दे रहा है कि मैं चलने के लिए हूँ, आपके निमित्त हूँ, आप मेरा सहयोग लें और मुझ पर चले और अपनी मंजिल प्राप्त करें। तो प्रत्येक पथ आपसे ये कह रहा है, युवा आगे बढ़ो, आगे कदम, ठीक है। ओ बैठने वाले, तुझे देगा नहीं कोई बैठने, सीधा कर लो पंक्ति को ना, यूं कह रहा है कि तुझे कोई खाली बैठने नहीं देगा। यानी ये अकर्मण्य होने का समय नहीं है, ये कर्म फल प्राप्त करने का समय है। कर्म करो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, ये आगे बढ़ने का समय है, बैठकर हार कर बैठने का समय नहीं है, यूं कह रहा है कवि, ठीक है। पल पल समय, वापस वो अविभाव समास है जो आपको बता दिया मैंने, बनाया हुआ देख लो आप। यहाँ थोड़ा सा बता दूं कि जहाँ पुनरावृत्ति होती है ना, वहाँ अविभाव समास होता है, पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। और बहुत जगह होती है, मैंने बताया हुआ समास में, वहां देख लें यहाँ पे। पल पल समर नूतन, सुमन सैया ने देगा लेटने। सुमन होता है पुष्प, सैया मतलब चारपाई बिस्तर, ठीक है। तो कह रहा है कि तुम्हें कोई फूलों की सेज सजा कर नहीं देगा लेटने के लिए, ये तो समर का समय है, मतलब युद्ध का समय। युद्ध कौन सा? वो युद्ध नहीं है हकीकत वाला, जीवन संघर्ष, यूं कह रहा है वो, जीवन समर, ठीक है ना। क्योंकि पूरी जिंदगी संघर्ष के साथ बितानी पड़ती है, बैठे बैठे कुछ नहीं होता, ठीक है ना, संघर्ष करना ही पड़ता है जीवन चलाने के लिए। आराम संभव है नहीं, जीवन सतत संग्राम, ये वही बात आ गई कि पूरा जो जीवन है ना वो लगातार सतत लगातार ये संग्राम चलता रहता है, यानी संघर्ष के साथ जीवन बिताना पड़ता है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन आप बैठे बैठे ही सब कुछ आपके कहने से, इशारे से या सोचने से या आपकी इच्छा से काम हो जाए, इच्छा से कुछ नहीं होता, हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, ठीक है। आराम संभव है नहीं, जीवन सतत संग्राम, कि जीवन सतत संग्राम है, इसमें आराम संभव नहीं है लास्ट में ले आओ, गद्य की तरह सोचो इसको, ठीक है ना। इसको नहीं, हर एक पद्य भाग को मैंने बताया हुआ है, पीछे की वीडियो में बताया कि अपठित को कैसे समझे, इसलिए तो मैं 5-7 करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको अपठित हल करने का एक तरीका सा आ जाए, ठीक है। क्या बताया मैंने? मुंह से तो पद्य की तरह बोलते रहो, लेकिन मन में गद्य की तरह इनके भाव को समझते रहो, ठीक है। बढ़ चल मुसाफिर, धर कदम, कि कदम आगे धरो, आगे रखो, आगे आगे कदम, ठीक है। नीचे हिमानी श्रृंग पर, हिमानी मतलब बर्फीली चोटी, श्रृंग होता है चोटी, बर्फ वाली चोटी पर, अंगार के भ्रूभंग, भ्रू होता है भौहें, जो आंखों के ऊपर होती है, भौहें, नहीं समझे? पलक नहीं, पलक के ऊपर जो होता है वो, इस तरह से, ये नहीं समझे क्या? ये भौहें, समझ गए? चित्र और बना दिया, प्रैक्टिकल कर दिया। चलो, भ्रूभंग पर, इसका मतलब है भौहें तिरछी करना या त्योरी चढ़ाना। कई बार मारवाड़ी में से बोलते ना कि आंखों पर त्योरी आ गई तेरे, त्योरी चढ़ाना, यानी भौहें सिकोड़ना। क्या? भौहें सिकोड़ना, ठीक है ना। कि आपके रास्ते में ना बर्फ की चोटियां मिल सकती है, अंगारे भी मिल सकते हैं, लेकिन आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाओ कदम, ठीक है। तीखे करारे खंग पर, आरंभ कर अद्भुत सफर, कि तेरे रास्ते में बाधाएं बाधाएं आएंगी, लेकिन उन सब पर तुझे विजय प्राप्त करे हुए अपना सफर आरंभ करना है। ये अद्भुत सफर है, ठीक है, लेकिन तुझे इसको पार करना है। ओ नौजवान, निर्माण के पथ मोड़ दे, पथ खोल दे, आपको नव निर्माण का उद्देश्य लेकर चलना है, मतलब मार्ग प्रशस्त कर। अगर तुम नौजवानों बढ़ोगे तो आने वाली पीढ़ी अभी तुम्हारा अनुसरण करेगी। जय हार में बढ़ता रहे, आगे कदम आगे कदम, तो ये बार बार आगे कदम 3-4 बार आ गया ना, तो कविता में कई बार यहाँ शीर्षक रखने में सुविधा हो जाती है। आगे कदम ये शीर्षक हो सकता है, या बढ़ा कदम, है ना, इस तरह से बढ़ा कदम ये शीर्षक हो सकता है, ठीक है। तो आपने इसका सरलार्थ समझ लिया। एक बार और मैंने किया हुआ पढ़ लेता हूं। मैंने पहले ही कहा अपठित को 2 या 3 बार पढ़ो। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या करता है, नीचे वाले प्रश्न देखता है, नीचे वाले प्रश्न देखता है, फिर ऊपर देखता है, फिर दूसरा प्रश्न देखता है, फिर ऊपर देखता है, तो बार बार जैसे ऊपर नीचे देख कर जो समय खराब कर रहा है, तो वो समय एक साथ ही लगाओ ना इसको समझने में। एक बार और देख लो, कम से कम 2 बार तो पढ़ा करो, ताकि उसका मूल भाव समझ में आ जाए, तो प्रश्न आसान होंगे, जल्दी होंगे। बार बार देख कर ऊपर ढूंढना, बार बार देख कर ऊपर ढूंढना, इसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो आप वो जो टाइम बार बार करने वाला लगा रहे हो ना, वो समझने में लगा दिया करो, तो फिर उत्तर लिखने में टाइम नहीं लगेगा। यहाँ कवि कहना चाहता है कि जीवन में हर कदम पर चुनौतियां है, जीत है तो हार भी है, जीवन तो संग्राम की भांति है, तुम्हें जीत के लिए हर हाल में कदम आगे बढ़ाना है, बढ़ाते रहना है, ठीक है।
तुम्हारे मार्ग में बर्फीली चोटियां हैं तो अंगारों का सफर भी है। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि केवल पुष्पों की सेज ही तुम्हारा रास्ता देख रही है, नहीं, तुम्हें तो असंभव को संभव करते हुए निर्माण के नए पथ खोलने होंगे। यह सार है। अब इसको समझने के बाद प्रश्नोत्तर करें आप। तो कवि किसे प्रेरणा दे रहा है और क्या प्रेरणा दे रहा है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है अद्भुत सफर की अद्भुतता क्या है। तीसरे आशय स्पष्ट करो, जीवन सतत संग्राम, इसका आशय बताना है, ठीक है। फिर है कविता यानी पद्यांश का केंद्रीय भाव लिखो। तो यहाँ केंद्रीय भाव बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं मैं, क्योंकि आपके जो पाठ्य पुस्तकें होती है ना, पाठ्य पुस्तकें, उनमें जो कविताएं होती है कई बार वो उस कविता को दे देता है और सीधा लिखता है कि इस कविता का केंद्रीय भाव लिखें, ठीक है। तो मतलब मूल बिंदु जो है कथ्य उसका वो लिखना है आपको। जैसे ये इतना बड़ा पद है तो आधे से भी आधा वो मतलब होता है सार, ठीक है ना, आधे से भी आधा करना पड़ता है, यानी मेन चीजें बतानी पड़ती है, ठीक है। तो केंद्रीय भाव भी आगे लिखा हुआ है, पहले देखें। अगर आपको अपठित अंशों को हल करना सीखना है तो उपर्युक्त चारों प्रश्नों के उत्तर एक रफ कॉपी में लिख कर देखें। पहले दिए गए उत्तरों को न देखें, हालांकि इनमें बाद में उत्तर दे रखे मैंने, इसमें कहा गया कि न देखें। ऐसा करने पर आप चारों के उत्तरों को अलग अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मिलती जुलती बातें आपके उत्तर में ना मतलब एक रूपता से आएगी। तो एक बार आप रफ कॉपी में करके देखें अगर अपठित हल करना सीखना है तो। बात ये नहीं कि मैंने ये अपठित करा दिया ये आपके पेपर में आ जाएगा बोर्ड में, ऐसा नहीं है। थोड़ा समझने का प्रयास करो, हर रोज आधा घंटा निकाल कर एक अपठित हल करो, 15-20 अपठित हल कर लोगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा अपठित को समझने का, ठीक है। तो चारों उत्तरों को अलग अलग नहीं कर पाएंगे, आपके उत्तरों में समानता रहेगी क्योंकि चारों प्रश्नों में भाव एक जैसा नजर आता है और आपके उत्तरों में साम्य आ जाएगा। इससे बचना है, अतः स्वयं उत्तर लिखने के बाद अपने उत्तर निम्नलिखित उत्तरों से मिलाएं, निसंदेह आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ये मैंने एक किताब निकाली थी तो उसमें ऐसी किताब शायद ही कोई निकालता होगा जिसमें बच्चों की तरह से समझाया गया हो, ठीक है। तो ये नोट कर करके समझाया भी था। ये बहुत पुरानी है, कई बार निकल, ये तो 2013 की छपी हुई है। मन में आ गया था मेरे कि कुछ अपठित बच्चों को तैयारी के लिए अभ्यास करवाऊं, ठीक है। घर पर तो बच्चे अपठित करते नहीं है क्योंकि अपठित को बहुत आसान मानते हैं, सोचते हैं कि एक पद आता है उसी में से उत्तर लिखना होता है लिख देंगे, यूं करते हैं बच्चे। और वो शुरुआती जो 6-12 नंबर के प्रश्न होते हैं खंड ए में, और खंड ए में सबसे पहले अपठित ही आता है और शुरुआती 12 नंबरों से खिलवाड़ कर बैठते हैं, फिर वो कमजोर बच्चा मान लेता है, फिर आगे वाले प्रश्नों में बढ़िया नंबर वैसे ही नहीं आता। तो शुरुआती जो प्रश्न है आपके वो उत्तर सही होने चाहिए, ज्यादातर 12 में से 10 तो उत्तर सही होने चाहिए, तब वो आपको होशियार मानेगा, फिर आगे बढ़िया नंबर आएंगे, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, आप वीडियो पूरा देखा करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। फूड वीडियो के पता नहीं कितने कितने व्यू आ जाते हैं और मैं दिन रात आपके लिए समय निकालता रहता हूँ, मेरे काम और बहुत हैं लेकिन उनको टाल देता हूँ, पर आप देखते कम है। मैं तो वीडियो डाल देता हूँ, शाम को व्यू देखता हूँ तो 10-15 ही होते हैं, 20-50 बस इतने ही। चलो जिसको देखना है वो देखो। पहला प्रश्न है कवि किसे प्रेरणा, अगर आपने लिखा है फिर मिलान कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, एक बार आप रफ कॉपी लिख के देख लो, मोबाइल को ये वीडियो को रोक लो, है ना, और लिखने के बाद वापस शुरू कर लेना, ठीक है। चलो देखो अब कवि किसे प्रेरणा दे रहा है और क्या प्रेरणा दे रहा है। कवि नवयुवकों को प्रेरणा दे रहा है, ठीक है, और कह रहे हैं कवि कि तुम्हें जीवन को केवल पुष्पों की सेज नहीं मानना, यहाँ हर पथ पर चुनौतियां हैं, उनमें अविचलित रहते हुए निर्माण कार्य में आगे बढ़ना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न अद्भुत सफर की अद्भुतता क्या है। कवि ने जीवन को संग्राम की भांति बताकर इसे अद्भुत नाम दिया है। संग्राम में तो विजय हेतु हथियारों की आवश्यकता होती है तथा दुश्मन का पता होता है, मगर जीवन संग्राम में तो न जाने किन किन चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। इसे स्पष्ट करने के लिए कवि ने कुछ प्रतीक भी डाले हैं, जैसे बर्फ से ढके पहाड़, ज्वालामुखी के गर्म लावे, तो कभी पैनी तलवार, है ना, ये शब्द आए थे ना यहाँ, करारे खंगे, है ना, भ्रूभंग, इस तरह के, तो ये डाले हैं, इसलिए इसे अद्भुत सफर बताया है। समझ गए आप, दोबारा बोलता हूँ छोटा सा, देखो एक तो संग्राम जो होता है ना, संग्राम की भांति बता दिया, तो संग्राम में तो आपको हथियारों की जरूरत होती है, सीधी सी बात। दूसरी बात आपको दुश्मन पता होता है,
यहाँ तो आपको पता ही नहीं किस रास्ते पर क्या कष्ट आ जाएगा, क्या मुसीबत आएंगी, क्या क्या चुनौतियां आएंगी, है ना। तो ये अद्भुत मार्ग है। अब अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, आज से स्पष्ट करो। जीवन सतत संग्राम। कवि कहना चाहते हैं कि हमारा प्रत्येक पथ चुनौतियों से भरा है। जिस प्रकार संग्राम में यानी चलते हुए युद्ध में 1 मिनट भी आराम करने का नहीं होता, पल पल दुश्मन से सजग रहना पड़ता है, सचेत रहना पड़ता है, ऐसे ही जीवन में संघर्ष करते हुए ही इसे जिया जाता है। विश्राम का या हारने का नाम जीवन नहीं है। ये मतलब है इसका, सतत संग्राम। अब देखो वो केंद्रीय भाव वाला, मतलब आधे से भी आधा भाव निकालना होता है, ठीक है, मेन चीज पकड़नी होती है। तो कविता यानी पद्यांश का केंद्रीय भाव, जीवन में हर पल चुनौतियां हैं, हर पथ पर कठिनाइयां हैं, हमें उन पर अविचलित होकर आगे बढ़ना है। जीवन में केवल पुष्प सैया के सपने नहीं लेने, जीवन को युद्ध की भांति मानकर सजग रहना चाहिए, क्योंकि दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है ना। तो समझना पड़ता है, हर कदम सचेत रहना पड़ता है, चैतन्य, है ना। तो इस पर जीत प्राप्त करनी होती है, जीवन पर भी। अर्थात विश्राम त्याग कर निर्माण में लगे रहना ही जीवन है। यह सीख देना ही कविता का केंद्रीय भाव है। थोड़ा सा मैंने बड़ा जरूर किया है ताकि एक दो बात बच्चे के दिमाग से निकल भी जाए, तो कुछ बातें तो याद रहे। मैंने इसमें आई हुई सारी बातें जोड़ दी तो एक लाइन बड़ी हो गई, ठीक है। अब ये पद करेंगे कल। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।